गुड मॉर्निंग जी। स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कल फॉर्मूला सीखा था, क्या सीखा था? En इज इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n², और यूनिट क्या थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। याद आ गया? ठीक है, आपको पहले की भी निकालनी है, दूसरी की भी निकालनी है, तीसरी की भी निकालनी है, चौथी की भी निकालनी है। तो देखो E1 फॉर्मूला बार बार मत लिखना, ठीक है? E1 इज इक्वल टू 13.6, Z क्या है? 1, ये भी 1, तो कितना आ गया? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, E2 निकालो। -13.6, ऊपर तो बार बार की 1 ही आना है, ठीक है? नीचे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, -13.6, 4 आ जाएगा। सॉल्व करो फटाफट से। E3 -13.6, इधर 9 आ जाएगा, सॉल्व करो जल्दी से। और E4 -13.6, 416। चलो फटाफट से सॉल्व करो। हाँ जी, E2 का क्या आंसर आया है? 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इधर बताओ, इधर बताओ। चलिए बताएं आंसर। योगिता बताओ। 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, माइनस साइन। इसका बताओ। -8.5, देखो ना इधर 13.6, 3.4, वैल्यू घटती जा रही है। इसको ऐसे समझो आप, मैग्नीट्यूड अगर आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में लेके चलोगे तो एनर्जी बढ़ रही है। अगर आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे, माइनस साइन को इंक्लूड करते हुए सोचोगे तो एनर्जी बढ़ रही है। माइनस साइन हटा दो तो मैग्नीट्यूड घट रहा है, एक टाइम पर जीरो ही हो जाना है। तो गड़बड़ है कैलकुलेशन में, इधर क्रॉस चेक करो क्या आया, बताओ। फाइव पे कट गया पूरा, हाँ जी। और यहाँ से एक पॉइंट मैंने हटाया है तो 0.85। देखो कल आपको एक पॉइंट सिखाया था, कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एनर्जी लेवल बढ़ाते जाओगे, एनर्जी बढ़ती जा रही थी शेल्स की, है ना? देखो इस पॉइंट को मैं दो तरीके से बताता हूँ। मैथमेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट लो आप एक मिनट के लिए, और माइनस साइन को इंक्लूड करके इसका मैग्नीट्यूड देखो। तो यहाँ पे अभी -13.6 है, अब इधर हो गया -3.4। अगर आप माइनस साइन को इंक्लूड करके मैथमेटिकली बताओगे तो वैल्यू तो बढ़ी ना। और मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एनर्जी लेवल बढ़ाते चले जाओगे, एनर्जी भी शेल्स की बढ़ती चली जाएगी। तो देखो बढ़ रही है, एक टाइम पर जीरो हो जाएगी। जीरो होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन आपका इनफाइनाइट पोजीशन पे चला जाएगा, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन, और जब एक बारी इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पोजीशन पे चला जाएगा
तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, तो उस केस में वो जीरो हो जाएगा। इनफाइनाइट वाले केस में जब आप यहाँ पे n की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी एक और बड़ा नंबर, और 1/∞ जीरो, तो इनफाइनाइट शेल की एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो कल जो कॉन्सेप्ट बताया था आपको, विद राइज इन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, बढ़ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। फॉर्मूला देख लो आप, ये वाला फॉर्मूला बस याद रखो, ठीक है। जो आपने पढ़ रखा है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, और सर्कुलर पाथ को एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, और उस एनर्जी लेवल का फॉर्मूला ये रहा। आप किसी भी एटम, किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, तो फॉर्मूला वो रहा, बार बार नहीं लिखूंगा। थर्ड निकालना है मतलब E3 माइनस 13.6, Z क्या है हीलियम प्लस के लिए, हीलियम प्लस के लिए Z क्या होता है, Z इज एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, थर्ड के लिए निकालना है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो। $6.04, हाँ जी, बाकी निकाले। 6.04 हाँ, माइनस 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अभी सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, En इज इक्वल टू माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अगला क्वेश्चन रेडी है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ टू फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। फॉर्मूला बनाना और डिवाइड करना, इंडिविजुअल फॉर्मूलेस को सॉल्व करना मत शुरू कर देना, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको रेशियो निकालनी है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+, तो n इज इक्वल टू 3 है, और बेरिलियम 3+ के लिए z की वैल्यू 4 हो गई, सही है, सही है। फॉर्मूला बना लो, E3 इज इक्वल टू माइनस 13.6 Z4, 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर, ये आपकी होगी पहली इक्वेशन। फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+, n इज इक्वल टू 5, Z इज इक्वल टू 3, लिथियम 2+, तो यहां हो जाएगा आपका E5 माइनस 13.6, 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर। दो इक्वेशन हो गई, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है जी। डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो E3 बाय E5 हमें निकालना है। तो ये देखो, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 13.6 और 13.6 भी कैंसिल हो जाएगा। इधर 16/9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 25/9, ठीक है। 16/9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 25/9, ठीक है जी, हाँ जी, सही है। अब इसे सॉल्व कर दो, कुछ कट रहा है तो काट दो। क्या आ रहा है, आ रहा है कुछ समझ में? 400/81, ठीक है। तो रेशियो आ गई आपकी 400:81। ये वाला क्वेश्चन करो, आप ये वाला क्वेश्चन करो, जब तक मैं इधर कंटेंट रेडी करता हूं।
हाँ जी, हो गया ये क्वेश्चन। वो नहीं लिखना अभी ऐसे करो, अभी इसे रेडी करो पहले भाई। वो कुछ और था, वो एनर्जी का थोड़ी ना था, वो वेलोसिटी का था, वो वेलोसिटी का था जो कल लिखा था हमने। ये करो, ये इजी है, फॉर्मूला बनाओ, डिवाइड करो, बस और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला बनाओ, डिवाइड करो, और कुछ नहीं करना इसमें आपने। इफ एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ n इज इक्वल टू 4 है, लिथियम 2+ है, दैट इज z इज इक्वल टू 3 लिथियम 2+। ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका E4 माइनस 13.6 z का होल स्क्वायर, मतलब 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। ठीक, और इसका एनर्जी भी आपको दे रखा है x, तो x यहां लिख दिया। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट। सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 7। ठीक है जी, ये तो ध्यान रखना है ना आपने, सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n की वैल्यू 7। तो n की वैल्यू यहां पर आ गई 7, और हीलियम प्लस के लिए z की वैल्यू 2। फॉर्मूला बन जाएगा आपका E7 इज इक्वल टू माइनस 13.6 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है जी, डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2। सब में मैं एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ये रब कर दूं, सब में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। E4 डिवाइडेड बाय E7 इज इक्वल टू, देखो 13.6 और 13.6 तो कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 9/16, और नीचे क्या था 4/49, 49 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। बस इसे सॉल्व करो, E4 की जगह x रखो, E7 इज इक्वल टू 9 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 4, तो आपका E7 आ गया है 16 इंटू 4 इंटू एक्स 9 इंटू 49। सिंप्लीफाई हो रहा तो कर दो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो। सब में मैं एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, मतलब एक एटम की एनर्जी बताई जा रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। हाँ जी, क्या निकला आंसर उसका, बताओ ना आंसर। अभी उतार लो, ये एक जर्नल रिलेशन बना दिया। बार बार फॉर्मूला आप लोग बनाओगे, इक्वेशन 1 लिखोगे, इक्वेशन 2 लिखोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर सॉल्व करोगे, डायरेक्ट ये यूज कर लेना। N1 Z1 आइडेंटिफाई कर लेना, N2 Z2 आइडेंटिफाई कर लेना, सीधा इसको इस्तेमाल करो। सही है ना, तारू से फटाफट से। कैश है
कॉपीड कॉपीड डन, आगे बढ़े। ये रब कर दूं ये वाला पोर्शन। देखो जी, आपने फॉर्मूला देखा अभी, En इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है वो हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है, तभी मैंने वहां पे जेड लिखा हुआ है। अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज नहीं लिखता, सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही लिखता तो Z1 हो जाता, तो बार बार Z में लिखता ही नहीं, ठीक। यूनिट क्या है इसकी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो जूल पर एटम में? करो। हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स, ठीक है। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। En इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, यूनिट बदल जाएगी आपकी जूल पर एटम। जल्दी से सिंप्लीफाई करो इसे। ठीक है, हाँ सॉरी, नेगेटिव साइन का तो एक ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्वेश्चन कुछ नहीं है, हम फॉर्मूले बना रहे हैं डिफरेंट यूनिट्स के, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला आप लोगों ने कल देखा था और इसी फॉर्मूले को मैंने यूज करा और जूल पर एटम में फॉर्मूला बना भी दिया है। मैं इसको लिख दूं 2.18, राउंड ऑफ कर देता हूं, तो आपका नया फॉर्मूला बन गया En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻−18 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर जूल पर एटम। लो, दो फॉर्मूले तैयार हो गए, ठीक है जी। तो आपने एक तो ये वाला ध्यान रखना है, एक ये वाला ध्यान रखना है। अब क्या आप इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर सकते हो? करो। जूल पर एटम तो मैंने कर दिया, अब किलो जूल पर मोल में करना है। 9.6 तो आप यहां पे लगा सकते हो, वो वाला कॉन्सेप्ट जो बोल रहे हो। इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। किलो जूल पर मोल में 1000 से डिवाइड कर दो, इसको 1000 डिवाइड कर दो, किलो जूल हो गया। और ये एक एटम की एनर्जी है, हमें तो एक मोल की निकालनी है, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई। -2.18 इंटू 10⁻−18, जैसे ही मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा ये किलो जूल में हो जाएगा। ये अभी जूल में है ना, 1000 से डिवाइड करोगे किलो जूल पर एटम हो गया, बट मैंने आपको क्या बोला? किलो जूल पर मोल। तो ये जो एनर्जी आपके सामने एक एटम की है, ये समझ आया? एक कैसे एक एटम की? भाई आप स्कूटी चला रहे हो, मैं आपके पीछे बैठा हूं, मैंने पूछा भाई स्पीड बता, आपने बोला सर 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? 1 घंटे में 30 किलोमीटर। तो ये भी तो कुछ ऐसे ही है, जूल पर एटम। एक एटम में इतने जूल, है ना। तो एक एटम की एनर्जी आपको जूल से मिल चुकी है। मैंने एक एटम की एनर्जी को किलो जूल में कर दिया। मुझे कितने एटम्स की निकालनी है? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स की, तो मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर।
6.023 इंटू 10 की पावर 23। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1312 बाय एन स्क्वायर, इधर आ जाएगा जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आपका EN तैयार हो गया। ये आपका नंबर तैयार हो गया, सॉरी फॉर्मूला तैयार हो गया। ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। इन तीनों फॉर्मूले को कलेक्टिवली बोहर फॉर्मूला बोला जाता है। नहीं, ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है आपकी। ये आप बुक में भी देखोगे, एनसीईआरटी में आपको ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखा मिलेगा। कन्वर्जन नहीं लिखी मिलेगी। कन्वर्जन आपको इतनी सिखाई दी है मैंने। आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, एक एटम की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, आपने से किलो जूल पर मोल में करना, वो तो यहाँ से भी हो जाता आराम से। ठीक है जी, तो ये तीन फॉर्मूले जो आपके सामने लिखे हुए ना, इन तीनों फॉर्मूले को कलेक्टिवली बोहर फॉर्मूला बोला जाता है। बोहर फॉर्मूला, बोहर, BOHR, बोहर फॉर्मूला। ठीक है, तो कोशिश करना। देखो, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में सारी कैलकुलेशन सिखाई है। क्या आप जूल पर एटम में नहीं कर सकते इन्हीं क्वेश्चंस को? ये जो आज हमने कितने सारे क्वेश्चन करे, 1 2 3 4 क्वेश्चन करे, आई थिंक 4 ही करे ना, 1 2 3 4, हाँ 4 क्वेश्चंस करें। तो 4 क्वेश्चंस के अंदर जो आपने यूनिट यूज करी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम यूज करिए। क्या जूल पर एटम नहीं यूज कर सकते आप? वो वाला फॉर्मूला यूज करो बस। सारे फॉर्मूले का खेल है। फॉर्मूला याद हो गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, कहानी खत्म। ठीक है ना? तो पेपर के अंदर आपने जूल पर एटम में ही निकालनी है, अनलेस सम अदर यूनिट्स आर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है ना? कोई और यूनिट अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है, मतलब बोल रहा है इस यूनिट में निकाल लो, ठीक है निकाल दो। नहीं बोल रखा तो जूल पर एटम में निकाल के खत्म कर देना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी निकाल दो, कोई खून नहीं कर देगा आपका। बट होता है ना ऐसा यूनिट, आपने जैसे ही 11 में घुसे होगे तो आपने फिजिक्स का एक पहला चैप्टर पढ़ने के बाद यही सुना होगा, आंसर ऐसा यूनिट में लिखना, आंसर ऐसा यूनिट में लिखना। ऐसा कुछ सुना है तो सुनो आप, फिर जल्दी सुनो जाकर। ठीक है, तो जूल पर एटम में करना, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ मेंशन कर रखा होगा तो ठीक है उसके अकॉर्डिंग कर देना, नहीं तो आप कुछ नहीं मेंशन कर रहा, जूल पर एटम में कर देना। तो इन तीनों फॉर्मूले को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? बोहर फॉर्मूला बोला जाता है। मैंने लिख दिया है, ठीक है ना? एक मिनट भाई, इसको 1 कर देते हैं आपके समझ के लिए, फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। अब लिख देते हैं, कहीं आप लोग घर जाके बोहर फॉर्मूला लिख दो और 3 दिन बाद पढ़ रहे हो क्या होता है तो समझ ही नहीं आ रहा हो आप लोगों को। तो यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर। हाँ, क्या कहाँ से आया पूछो? हाँ बोलो अब। मैं 4 तो कल भी नहीं बोला था, 3 ही बोला था मैंने। 3 बोले थे मेरे भाई, बहुत अच्छे से याद है। प्लॉट कुछ हुआ, 3 मैंने कल भी बोला था, 3 बोहर फॉर्मूले हैं। 3 ही है यार, 4 लग 5 लग जाए आपको, 10 लग जाए, है तो 3 ही। हाँ वीडियो आप कर लेना, बता देना मुझे। अरे मैं क्यों चेक करूँ, मैंने 3 बोला है, आप बता देना मेरे को चेक करके। प्लॉट वगैरह बोला होगा, इसके 4 प्लॉट है या कुछ और चीज़ बोल दी होगी मैंने। बोहर फॉर्मूला 3 ही बोला तो मुझे याद है, मैंने ये रिपीट वर्ड यूज़ करा था कल। ठीक है जी, आप आगे बढ़े। चलो, आपने कल टोटल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो निकाला था। पलटो जरा पेज, बताओ मेरे को। हाँ वही जस्ट कौन चला गया। फॉर्मूले का खेल है सारा, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर होता ही यही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है एंड यू नो हाउ टू यूज़ दी फॉर्मूला, तो बढ़िया केमिस्ट्री आपको आ जाएगी। ठीक है ना? बताओ कल की रेशियो क्या निकाली थी आपने? अरे वो तो बताओ, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक क्या था? देख के बता दो भाई। कंफर्म मतलब आपने रिवाइज नहीं करा कल का? हाँ वही पूछ रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी और क्या रेशियो निकाली थी? -1:2:1। और मैंने क्या करा था? माइनस बदल दिया था, एक और लिख दिया था 1:2:2।
सॉरी, ठीक ठीक, चलो क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो। कैलकुलेट टोटल एनर्जी, कैलकुलेट टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर सेकेंड बोहर ऑर्बिट। कैलकुलेट टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर सेकेंड बोहर ऑर्बिट फॉर स्पीशीज हैविंग एटॉमिक नंबर 10, फॉर स्पीशीज हैविंग एटॉमिक नंबर 10। फॉर स्पीशीज हैविंग एटॉमिक नंबर 10। चलो करो एक बार इस क्वेश्चन को। इजी है, एनर्जी निकाल लो। नॉर्मल जो एनर्जी आपने कैलकुलेट करना सीखा है आज, जो बड़ा सिंपल वाला फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाला, इसको यूज कर लो, फिर रेशियो के हिसाब से निकाल लो, ट्वाइस हो जाएगी आपकी। हाँ, एटॉमिक नंबर में 10, मतलब मैंने स्पीशीज बता दी आपको, ठीक है। अब वो हाइड्रोलाइक स्पीशीज अगर आप करना चाहोगे तो एटॉमिक नंबर 10 मतलब नियॉन, नियॉन में से 9 इलेक्ट्रॉन निकालना पाप है ना। बट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी है हमें, लॉजिक अप्लाई करना सीखना, तो बना दिया क्वेश्चन। वरना नियॉन में से अगर आप 9 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ट्रेमेंडस अमाउंट की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। नियॉन ऑलरेडी स्टेबल एलिमेंट है एक, तो स्टेबल एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन आप क्यों निकालोगे, है ना। बट अब निकाल रहे हो क्वेश्चन के अंदर, तो कर रहे हैं हम क्वेश्चन। तो क्या है बताना, Z क्या है आपका 10, N क्या है आपका 2 ही है ना। E2 इज इक्वल टू -13.6 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ऐसे लिखते हैं 2 का होल स्क्वायर। 13.6 इधर आ जाएगा 20, नीचे आ जाएगा 4, 20 नहीं आएगा, सॉरी, और फिर ये 25 25। अब आप इसको मल्टीप्लाई, 340 माइनस में आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है जी। ये आपकी बेसिकली टोटल एनर्जी है। याद आया कल टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला था, तो आपने बेसिकली ये निकाल दिया, ट्वाइस कर दो। टोटल एनर्जी को क्या निकालना था, क्वेश्चन क्या था, टोटल एनर्जी निकालना है, बस खत्म कर दो। टोटल एनर्जी निकल चुका है मेरा। काइनेटिक एनर्जी, साइन बदल दो। हाँ जी बोलो। अब क्या सिंप्लीफाई करोगे इसे, इस रेशियो के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, इसी रेशियो के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ऐसे ले लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो टुकड़ों में कर लो, ये नहीं हम कराएंगे। काइनेटिक एनर्जी ये निकाला है ना आप लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टोटल एनर्जी कितना है, -1, तो 1/1 कर लो, -1 हो गया, ठीक है। तो -1 लिख रहा हूँ सीधा सीधा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो मुझे पता ही नहीं है, -1 इंटू टोटल एनर्जी तो पता है, तो -1 इंटू टोटल एनर्जी कितनी थी, -340, तो आपका आ गया 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है ना। रेशियो याद रख लो, बस काम बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टोटल एनर्जी का क्या रेशियो है, -2 is to -1, दैट इज 2/1,
ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता ही नहीं है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी मुझे पता है, तो 2 इंटू टोटल एनर्जी का है -340। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सॉरी, क्वेश्चन ये हेडिंग है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज्ड ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज्ड ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जंप करके किसी भी एक्साइटेड स्टेट पे जा सकता है, डिपेंड करेगा आप कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से जंप करके ग्राउंड स्टेट भी आ सकता है, हायर एक्साइटेड स्टेट से जंप करके लोअर एक्साइटेड स्टेट भी आ सकता है। इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट से जंप करके एक्साइटेड स्टेट भी जा सकता है, नंबर 1 पॉइंट। और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से जंप करके वापस ग्राउंड स्टेट पे आ सकता है, नंबर 2 पॉइंट। इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से जंप करके लोअर एक्साइटेड स्टेट पे भी आ सकता है, नंबर 3 पॉइंट। तो अगर आप इन एनर्जी लेवल्स के बीच के डिफरेंस की एनर्जी निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? 2 एनर्जी लेवल के बारे में बात ही करी है मैंने तीनों केसेस के अंदर, 3 केस रखे ना आपके सामने, 0.1, 0.2, 0.3 करके। तो तीनों केसेस के अंदर 2 एनर्जी लेवल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दोनों एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालोगे? हाँ बताओ ना, माइनस कर देंगे। तो देखो डिफरेंस निकाल लो। देखो मान लो ये आपका एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड स्टेट है। पहली बात, आपको एटम में कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, एटम में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। कहीं आप लोग एटम स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आपने सुना होगा, स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक पावरफुल माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पावरफुल माइक्रोस्कोप है, हर छोटी से छोटी चीज़ को मैग्नीफाई करके दिखा देता है, हर छोटी से छोटी चीज़। जैसे आप अब घर जाके गूगल करना, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो आपने नोटिस करा होगा कभी कभार कॉपी के पेजेस से ये बॉर्डर से हाथ कट जाता है। क्यों कटता है, कभी सोचा? जब इसकी इमेज क्लिक की गई ना स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, इस पेपर की बॉर्डर की इमेज क्लिक की गई तो ऐसा निकला बॉर्डर। तो हाथ तो कटना ही है, ये आंखों से नहीं दिखेगा ना, आंखों से थोड़ी ना दिखेगा, ठीक है। ये आप करना, इमेजेस क्लिक्ड बाय स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आप देखना तो आपको उसकी ऐसी इमेज आपको मिलेगी। हर छोटी से छोटी चीज को मैग्नीफाई कर देता है वो, तो उससे एटम की पिक्चर क्लिक्ड हो चुकी है। 9th की बुक खोलना लखमीर सिंह मंजीत कौर, वहां पे मिलेगी। बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है वो माइक्रोस्कोप, रियलिटी में देखा है, यूज नहीं करने को मिला बट देखा है। एक इतना ही इतना, इसका आप डबल कर लो हाइट, ये हाइट जो है इसका भी डबल कर लो वर्टिकल, ठीक है। जब मेरा कॉलेज का टूर हुआ था, उसका एजुकेशनल, कहने को एजुकेशनल टूर था वो, बट वो ट्रिप ही थी, बस एक दिन का एजुकेशन वाला था, तो वहाँ पे मैंने वो माइक्रोस्कोप देखा था, ठीक है। तो आप गूगल करना, उसे बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस मिलेगी। शुगर की चेक करना, सॉल्ट की चेक करना, स्पाइडर, स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। शुगर, कुछ भी जो भी आपके समझ में आए लिख देना, इमेजेस ऑफ दिस बाय दिस माइक्रोस्कोप, बस खत्म, ठीक है। चलो, तो हाँ मैं ये कह रहा था, एटम की पिक्चर जब आप क्लिक करोगे या एटम को आप देखोगे तो उसमें ये लेवल्स नहीं मिलते हैं ऐसे, ये तो हमने क्रिएट कर रखे हैं, मतलब ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, बट अपनी सहूलियत के लिए चीज़ों को हम समझ सके, चीज़ों को हम पढ़ सके, तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। कोई लाइन थोड़ी ना मिलेगी आपको एटम के अंदर ऐसे, एक लाइन ऐसे वहाँ पे लिखा होगा एक्साइटेड स्टेट, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है आपका लो एनर्जी स्टेट,
ये आपका एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है आपका हाई एनर्जी स्टेट। आपने क्या करा, यहां आपका इलेक्ट्रॉन था, आपने इसको फोटोन सप्लाई कर दिया। बताया था ना, रेडिएशंस को कर्व्ड एरो से दिखाते हैं। फोटोन सप्लाई कर दिया, इसने गेन कर लिया। गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा। यहां एच न्यू लिख रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, क्या चाहेगा वापस, मतलब ग्राउंड स्टेट पर आना चाहेगा। स्टेबल मतलब ग्राउंड स्टेट पर आना चाहेगा, ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा। यहां पर एक्साइटेशन हुआ है, कैसे, एब्जॉर्ब करके। यहां पे इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट पर आएगा, तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज कर देगा। यहां पे फोटोन का एब्जॉर्प्शन हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ है, एमिशन ऑफ फोटोन, एमिशन ऑफ फोटोन, ठीक है। तो आपको इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। ग्राउंड स्टेट तो आपका n1 ही रहेगा। हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट आपका n1 ही रहेगा। एक्साइटेड स्टेट आपका बदल सकता है, ठीक है। और ये दोनों एक्साइटेड स्टेट भी हो सकती है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको E1 बोल दूं, या E1 छोड़ो, इसको आप बोल दो EN1, सबसे बेस्ट एनर्जी है किसी N1 एनर्जी लेवल की। ये भी एनर्जी है, ये जो एनर्जी स्टेट है किसी N2 एनर्जी लेवल की है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, यानी कि आपने क्या फाइंड करना है, डेल्टा E फाइंड करना है। तो डेल्टा E इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा ध्यान रखना, यहां पे कंफ्यूजन अराइज होती है बच्चों को। ट्रांजिशन कोई सी भी दे रखी हो, जैसी मर्जी ट्रांजिशन दे रखी हो, लो से हाई जा रहा हो, हाई से लो जा रहा हो, लो से हाई या हाई से लो, इलेक्ट्रॉन लो से हाई जा रहा है या इलेक्ट्रॉन हाई से वापस लो आ रहा है, दोनों ही केसेस के अंदर n1 आपने छोटा नंबर लेना है, n2 आपने बड़ा नंबर लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो रिलेशन, जनरल रिलेशन बना दिया है। अब आप लोगों ने फॉर्मूला सीख रखा है। En इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, यही सीखा है। तो पुट करो यहां पे -13.6 जेड स्क्वेयर, हाइड्रोजन एटम की ही बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय n2 का होल स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर n1 का होल स्क्वायर, ठीक। ब्रैकेट खोल लो पहले, फिर कॉमन ले लेना। 13.6 जेड स्क्वायर n2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 का होल स्क्वायर। अब आप कॉमन ले लो, यहाँ पे 13.6 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आ जाएगा, 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, और यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। फिर आपने एक और फॉर्मूला सीखा है, En इज इक्वल टू -2 पॉइंट, साइन सही है, देखो आप देखो, हाँ, 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। तो जो आपने डेल्टा ई का डिफरेंस निकाला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को यूज करके, आप इसको भी यूज करके निकाल सकते हो। अब इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सीधा लिखूंगा डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1/n1 का होल स्क्वायर 1/n2 का होल स्क्वायर, और यूनिट होगी जूल पर एटम। सही है जी, सही है जी। और एक और फॉर्मूला आज आपने सीखा, En इज इक्वल टू -1312 बाय एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, यूनिट क्या थी, किलो जूल पर मोल, ठीक है। जिस इन तीनों को मैंने बोर फॉर्मूला बोला था, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 1312 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर किलो जूल पर मोल, ठीक है जी।
फोटोन तो खुद ही एनर्जी का पैकेट है ना। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या वो उसे एक्साइटेड करते हैं? डिपेंड कर रहा है आप कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कांस्टेंट कैसे प्रोवाइड करोगे, डिसकंटिन्यूअस जाती है एनर्जी। तो इस केस में आप फोटोन के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो कॉन्टिन्यूस तो प्रोवाइड कर नहीं पाओगे, और कांस्टेंट प्रोवाइड करोगे तो एक ही करोगे, फिर एक ही फोटोन डालोगे आप। लेकिन अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते रहे तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं आएगा जब तक आप एनर्जी प्रोवाइड करते रहोगे तो इलेक्ट्रॉन तो बेचारा बाहर ही चला जाएगा। मतलब वो बाहर निकलता जाएगा। हाँ हाँ, एक्साइटेड स्टेट जम करता है, एटम से बाहर चला जाएगा। तो लेकिन और फिर तो कॉन्टीन्यूसली नहीं प्रोवाइड करते, फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर फिर जब वो वापस आएगा तो बहुत सारी एनर्जी एमिट भी करेगा। जितनी एब्जॉर्ब करिए उतनी ही करेगा। हाँ वही। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी आपने एब्जॉर्ब कराई है उतनी ही एमिट करेगा। क्वेश्चन लिखो। अच्छा करो। जूल्स में करना है ये वाला। हाँ जी, समझ आया फॉर्मूला? क्वेश्चन स्टार्ट करो। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम 2+। लिथियम 2+ का मतलब है Z की वैल्यू इज 3 फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है N1 1 हो गया। मैंने पहले ही बोला था कि जो दो एनर्जी लेवल्स होंगे उसमें से छोटे वाले को आपने N1 बोल देना है, बड़ा वाला ऑटोमेटिकली N2 हो जाएगा। तो सबसे छोटा तो ग्राउंड स्टेट ही है। हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, हाइड्रोजन एक स्पीशीज की बात चल रही है। सुन रहे हो आप मेरी बात? नहीं समझ आ रहा? N1 की वैल्यू 1, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए N2 की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। डाउट में क्यों बता रहे हो? कॉन्फिडेंटली बताओ। N2 की वैल्यू 4 है ना, बताया था ना। जो भी नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट होगी उसमें 1 ऐड कर देना, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, सब कुछ आ गया है। फॉर्मूला ये रहा। हाँ, फॉर्मूले में माइनस नहीं होगा। सब में माइनस होगा भाई। नहीं, माइनस नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, किसी में माइनस नहीं है। आप कर लो ना, 13.6 कॉमन ले लो।
डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10, अभी पता लग जाएगा जूल में क्यों कर रहा हूँ। 2.18 इंटू 10 के बाद -18 1/n1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपने लिखना ही लिखना है, बार बार नहीं लिखना। मान लो एक फॉर्मूला एक से ज़्यादा बार यूज़ हो रहा है तो उसको बार बार नहीं लिखना है, एक ही बार। फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। फॉर्मूला लिखने के मार्क्स, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के मार्क्स, कैलकुलेशन के मार्क्स, आंसर के मार्क्स। ठीक है। 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1/n1 क्या है आपका 1 है, n2 क्या है जी आपका 4 है। 4 का होल स्क्वायर 16। जल्दी से सॉल्व करो इसको। आंसर आगे सबका यही आ रहा है। आगे देखो उसका अगला पार्ट क्या है, इधर पढ़ो। ऑल्सो कैलकुलेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन। ये जो ट्रांजिशन आपने करी है n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू 4, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सुन रहे हो? क्या कॉपी कर रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूँ कि जो ट्रांजिशन आपके सामने है n1 1 है, n2 4 है, इस ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ है, जो भी फ्रीक्वेंसी है, वो कैलकुलेट करनी है। थोड़ी देर पहले बताया अगर आप ट्रांजिशन लो से हाई करवा रहे हो तो फोटोन एब्जॉर्ब कराते थे, और ट्रांजिशन अगर आप हाई टू लो करवा रहे हो तो फोटोन निकल रहा है। फोटोन की एनर्जी क्या होती है? पढ़ रखा है? क्या होती है फोटोन की एनर्जी? E इज इक्वल टू एच न्यू। तो जो भी फोटोन एब्जॉर्ब करवा रहे हो और जो भी फोटोन रिलीज हो रहा है तो वो एनर्जी ये रही, यही तो है वो एनर्जी। अरे भाई ये आपका n1 आपका हो गया, n1 आपका हो गया 1, n2 हो गया आपका 4। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम प्लस आयन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन आपका यहां से यहां गया है, यहां से यहां गया है, तो जाहिर सी बात है इसने फोटोन एब्जॉर्ब करा होगा। फोटोन तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस की एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करा होगा। इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के जो एनर्जी आएगी उसके इक्विवेलेंट एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करा होगा, है ना? तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। आपने ई इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ा हुआ है ना? तो डेल्टा ई का मतलब कुछ अलग थोड़ी ना होता, वो भी तो एनर्जी है। ठीक है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू हो गया। डेल्टा ई की वैल्यू वहां से निकाली आप लोगों ने, प्लैंक कांस्टेंट आपको पता है, न्यू निकल जाएगा। 1.8360, इसको राउंड ऑफ ही कर लो। 1.82 इंटू 10 की पावर 2 नहीं 4, सॉरी 4 कर दो उधर। 10 की पावर -19, फिर आपका प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626, जिसको मैंने बोला था फॉर इजी कैलकुलेशन यू कैन टेक 6.63 इंटू 10 की पावर -34 न्यू। न्यू इज इक्वल टू 1.84 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10 की पावर -34। सॉल्व करो जल्दी से। जब न्यू आ जाएगा फिर हमें पता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, हमें तो लैम्डा निकालना है। C बाय न्यू, C की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8, न्यू आप यहां से निकालोगे। जल्दी करो। हाँ जी, न्यू की वैल्यू बताएं क्या आई? 2.7 इंटू 10 की पावर 14। 2.7 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। क्रॉस चेक करें जी इस वैल्यू को। मैंने बस एक डेसिमल रखी। कोई बात नहीं। 2.17 इंटू 10 की पावर 14
टेस्ट लूँगा ना इसका। हाँ जी आगे बढ़े, लिखो डेफिनेशन। सर आप 1 घंटा पढ़ाएंगे? हाँ जी, हाँ सर। हाँ तो क्या हो गया, कहीं से आवाज़ें आ रही है ना, जो कहीं से आवाज़ें आ रही है कि सर 1 घंटा पढ़ाओगे, पता नहीं कहाँ से आई। थोड़ा सा बोर ना मॉडल हो। तो खत्म, अरे उधर नहीं। बोर मॉडल तो खत्म। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, लिखो डेफिनेशन वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाँ टॉपिक है डेफिनेशन वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लिखो नंबर 1 ग्राउंड स्टेट। बताया था ना ग्राउंड स्टेट क्या होता है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट फॉर एनी एटम और आयन। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट लिख के लिखो, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन। दैट इज n1 इज इक्वल टू 1, दैट इज n इज इक्वल टू 1, n1 मत लिखो, दैट इज n इज इक्वल टू 1, है ना। ग्राउंड स्टेट बताया था ना हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए n इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है आगे लिखते हैं, लिखना जरा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगी, लिखो पहले लिखो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 नहीं होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट नहीं पहले पॉइंट में ही है, एनर्जी निकलवा रहा हूँ। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में बता दो। -13.6। हाँ लिख लो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला फॉर्मूला है ना, सामने लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है। मैंने आपसे ग्राउंड स्टेट पूछा है, हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा है, Z1 N1 आ जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक आपको समझ आना चाहिए, इससे इसी पे बेस्ड है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन बताओ, हाँ बताओ ना, वैल्यू बताओ, लिखो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन क्या वैल्यू होगी बताओ। हीलियम प्लस के लिए अब निकालना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, हीलियम प्लस के लिए तो E1, और हीलियम प्लस के लिए निकालना है -13.6, हीलियम प्लस के लिए Z की वैल्यू 2 और इधर 1, 30 यार नहीं आएगी -1, हीलियम प्लस है ये, 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 4 6 ज़ा 24, 2 4 3 ज़ा 12, 14 1, ठीक, तो लिख लो एनर्जी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक और लिखो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन निकाल लो। लिथियम 2 प्लस आयन, देखो ग्राउंड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 1 है और लिथियम 2 प्लस का मतलब क्या है, Z की वैल्यू 3 है, तो 13.36 को 9 से मल्टीप्लाई करके निकाल लो। कितना आ रहा है, 122.4 लिख लो, मल्टीप्लाई करने जा रहा था, -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कुछ भी नहीं है, नहीं थोड़ा सा रहता है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज ही पुट कर रहे हैं। सेकंड टर्म लिखो, एक्साइटेड स्टेट, सर बेरिलियम, बस सबका नहीं निकालना मेरे भाई, बेरिलियम निकाल लो आप, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। लिखो अगली टर्म एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट को छोड़ के, सुनो जी, ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जो भी स्टेट होती है वो एक्साइटेड स्टेट ही तो कहलाती है। लिखो एनर्जी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट, एनर्जी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जो भी एनर्जी लेवल्स होते हैं सब के सब एक्साइटेड स्टेट होते हैं। तो एक बात बताओ, ग्राउंड स्टेट के अंदर n की वैल्यू 1 होगी, है ना,
एक्साइटेड स्टेट के अंदर n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। उतार लो, ये उतारो, ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी तक जा सकती है। ग्राउंड स्टेट के अंदर n की वैल्यू 1 ही रहेगी। और हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। आगे लिखो, एनर्जी ऑफ, कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है, फटाफट से। एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, -1.5 अभी जरा फॉर्मूले में डालना है। क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन निकालना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है, E2 निकालना है आपने, -13.6, हाइड्रोजन एटम है तो 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4। फटाफट से बताओ, 4 3 ज़ा 12, 3.4, पता नहीं 1.1 से तुम्हें क्या प्यार हो गया। जितने क्वेश्चन पूछे बार बार की सर 1. लिखो, एक्साइटेड स्टेट ऑफ, सॉरी, एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड, 1 मिनट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू, हाँ जी, ठीक है ना, n की वैल्यू 3 होगी, फटाफट से निकाल दो। n की वैल्यू 3, 13.6, 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 9, तो ये हो गया आपका 9 1 ज़ा 9, इधर कितना बचेगा 4। सही है, कोई प्रॉब्लम? आगे लिखो, एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ आयन, एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ आयन। लिथियम 2+ आयन मतलब Z की वैल्यू 3 है, और कौन सी है, थर्ड है, थर्ड है तो n की वैल्यू 4, -13.6। चलो फटाफट से करो, सॉल्व करो फटाफट से, इजी है ना। एक ही फॉर्मूले पे आज क्वेश्चन हुए हैं, सिर्फ एक ही फॉर्मूले पर। -7.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, -7.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है जी। ग्राउंड स्टेट भी सीख लिया, इनफैक्ट दोबारा सीखा है, ग्राउंड स्टेट भी सीख लिया, एक्साइटेड स्टेट भी सीख लिया। डालो हेडिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या आपको आपको ये नहीं बोलना चाहिए था कि मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा, मेरे पैर में दर्द हो रही है और पढ़ा। अब तो मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा। लो पंगे लो तुम लोग हैं। अरे नहीं, वो स्लिप हो गया, गुस्सा थोड़ी ना कर रहा हूं मैं, वो स्लिप हो गया हाथ से। Who are you? Write on the heading ionization enthalpy. आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन पता है ना? बच्चों ने बोलना मना बंद कर दिया। खैर सर हमें कुछ नहीं पता। बच्चों का नाम अब सैचुरेशन लेवल आ चुका है आप लोगों के। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ फुल स्पीड से आपके ब्रेन के पास आ रहा है और ऊपर से ऐसे बाउंड्री से करके निकल जा रहा है। राइट ऑन द हेडिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। डेफिनेशन पता है ना? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी वैलेंस शेल। वैसे करेक्ट डेफिनेशन क्या है? मिनिमम एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है, लिख चुके हो, कई बार लिख चुके हो। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, हाँ आप उस लेक्चर देख लीजिए, सुन लो। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, है ना, सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस कैटायन। एक आइसोलेटेड
एक आइसोलेटेड स्पैम कॉल है, काट रहा हूँ, स्पैम है ये देखो। देख लिया तो काट दो। क्या काट दो ना, अभी टाइम काटूंगा तुम्हारा, रुक जाओ। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को, सुन लो भाई, करवा लिखवा चुके, बार बार मत लिखो। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को आप कम से कम जो भी एनर्जी सप्लाई करते हो ताकि उसका एक इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल के कहां चले जाता है, इन्फिनिटी पे चला जाता है। तो n1 की वैल्यू बताओ, आप ही आंसर करोगे, मैं नहीं करूंगा। दोबारा सुनो, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात चल रही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है, आप एक आइसोलेटेड एटम को कम से कम एनर्जी सप्लाई करते हो ताकि इलेक्ट्रॉन एटम से निकल के बाहर ही चला जाता है। तो n1 क्या है, क्या है n1? अच्छा n2 क्या है, तो n1 क्या होगा? अरे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर है, पहले वाले लेवल में है। तो मैंने ही तो बोला था। अरे बाकियों को भी तो सुनना है ना, उनको, उनसे भी तो सुनना है मैंने। अरे गलती कर दी भाई मैंने। हाइड्रोजन एटम का पहला इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, वो पहले शेल में ही है, पहले एनर्जी लेवल में है। वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल के आपको कहाँ फेंकना है, एटम से बाहर। एटम से बाहर का मतलब है इन्फिनिटी, यानी कि n2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, n1 क्या हो जाएगा, 1। बताया था ना, जब दो लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो तो छोटे वाले को n1 बोल देना है, बड़े वाले को n2 बोल देना है। तो आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीखना है। डेल्टा E इज इक्वल टू 2.18 जूल पर एटम वाला ले रहा हूं, 2.18 इंटू 10 की पावर 18 1 बाय n1 का होल स्क्वायर 1 बाय n2 का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, इस डेल्टा E की जगह आयनाइजेशन एंथैल्पी लिख दो, बोलो। ठीक है, n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू इंफिनिटी, पुट कर दो 2.18 इंटू 10 की पावर 18 1 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 1 बाई इंफिनिटी का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 1 बाई इंफिनिटी 0, 1 बाई इंफिनिटी 0, ये आपका 0 हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है, 2.18 इंटू 10 की पावर 18 बाय, ठीक है। वैसे n1 1 रखते हैं, ठीक है। अगर मैं जनरली बात करूं तो n1 ही लिख देता हूं। यहां पर क्या बोल रहे थे, माइनस क्यों होगा, माइनस क्यों होगा, डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करा। अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला बनाना चाहते हो, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो जाएगा यहां पर, ठीक है, और सीधा सीधा ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बट अगर आप हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई दूसरा एटम लेना चाहते हो, एटम ही दूसरा लेना चाहते हो, सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह, तो उस केस में आपका ये n1 ही रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, n1 का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब होता है, जिस शेल के अंदर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले एनर्जी लेवल के अंदर है, इसलिए हाइड्रोजन एटम के अंदर पहला वाला एनर्जी लेवल ही ग्राउंड स्टेट हो गया। बट अगर आप सोडियम के बारे में बात करो या किसी भी एलिमेंट के बारे में बात करो, चलो मैग्नीशियम पिक कर लेते हैं। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 सीखिए, सॉरी 282। आप मुझे बताएं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है या कौन से एनर्जी लेवल में है, नंबर बताओ। 3 में है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है में। तो मैग्नीशियम के केस में जो आपकी ग्राउंड स्टेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3। तो अब आप इलेक्ट्रॉन कहां से कहां निकालोगे, तीसरी वाले एनर्जी लेवल से इंफिनिटी। तो यहां पे n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है जी, ये उतार लो फटाफट से। नहीं उतार लो, समझ में आएगा। n1 ही रखना, 1 मत रखना। 1 रख दोगे तो ये फॉर्मूला सीधा सीधा हाइड्रोजन के लिए बन जाएगा, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन स्पीशीज के लिए। 1 नहीं रखोगे, n1 रखोगे तो किसी भी एटम के लिए हो जाएगा। ठीक,
ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। आयनाइजेशन थेरेपी पे क्वेश्चन कल देखेंगे। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, डन। एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। कोई समस्या